Hello everybody and welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss Article 14. So Article 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी का पहला आर्टिकल है. So हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 14 कहता क्या है. सो आर्टिकल 14 जो है वो कहता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो हम इससे पहले कि आर्टिकल 14 में दिए गए इन सब बातों को डिस्कस करें, इससे पहले हम इनमें दिए गए कुछ स्पेसिफिक वर्ड पर फोकस करते हैं. जैसे कि हमारा जो पहला वर्ड है वो है स्टेट. सो व्हाट इज़ स्टेट? एक्चुअली स्टेट के बारे में हमने ऑलरेडी अपने आर्टिकल 12 वाले वीडियो में डिस्कस कर रखा है. तो जिन्हें भी स्टेट के बारे में डिटेल में पढ़ना हो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं. उनमें हमने आर्टिकल 12 वाले वीडियो की लिंक दे रखी है. सो बट फॉर द क्विक रिकैप है, स्टेट के अंदर आते क्या क्या हैं. स्टेट के अंदर हमारी इंडियन गवर्नमेंट की पार्लियामेंट, स्टेट की लेजिस्लेचर और ऐसी सारी बॉडीज़ जो कि जिसमें कि हमारी गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है वो वे सब के सब स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएंगी. सो अब हमारा नेक्स्ट जो वर्ड है वो है, हमने आर्टिकल 14 में क्या पढ़ा था, द स्टेट शैल नॉट डिनाइड टू एनी पर्सन. सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है पर्सन के बारे में. पर्सन के अंदर क्या क्या आएंगे? तो पर्सन के अंदर सिटीजन्स आएंगे, नॉन सिटीजन्स यानी फॉरेनर्स आएंगे, एंड थर्ड इज़ लीगल पर्सन. इस लीगल पर्सन के अंदर कोई भी कंपनी, कोई भी अथॉरिटी, बॉडीज़ जैसे कि एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वे सब लीगल पर्सन के अंदर आएंगी. और उन बॉडीज़ को भी, उन लीगल पर्सन्स को भी कोर्ट के अंदर सू किया जा सकता है या फिर वे भी अपने राइट टू इक्वालिटी या अदर राइट्स को डिमांड कर सकती हैं या इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को डिमांड कर सकती हैं. नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, वो है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. सो व्हाट डज इट मीन? डज इट मीन ओनली द फिजिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया और इट डज मीन समथिंग एल्स? तो विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्चुअली इंडिया की फिजिकल बाउंड्री के साथ साथ इंडिया की कंट्रोल बाउंड्री को भी इंक्लूड करता है. कंट्रोल बाउंड्री यानी इंडिया का हमारी इंडियन गवर्नमेंट का जहाँ भी कंट्रोल है वो सब इंडिया की टेरिटरी के डेफिनेशन में आएंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा या आप जानते होंगे कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है अपने एम्बेसडर या अपने हाई कमीशन डिफरेंट कंट्रीज़ में सेंड करती है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि अमेरिका को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक एम्बेसडर सेंड किया. तो हमारे यहाँ से जो एम्बेसडर जाएंगे तो अमेरिका के लैंड पर हमारे एम्बेसडर के लिए एक एम्बेसी का ऑफिस होगा. दो वो अमेरिका के लैंड पर ऑफिस होगा पर उस पर कंट्रोल हमारी इंडियन गवर्नमेंट का होगा. सेम उसी तरह से अगर अमेरिका से कोई एम्बेसडर हमारे यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ हमारे लैंड पर उनकी एम्बेसी के लिए एक ऑफिस तो होगा पर उनके एम्बेसी पर यानी हमारे लैंड पर जो उनका एम्बेसी बना है उस पर कंट्रोल हमारा नहीं होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अमेरिकन एम्बेसडर जो आए हैं अगर वो कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन करते हैं तो उन्हें ट्रीट करने का काम अमेरिकन कोर्ट्स करेंगी, हमारी इंडियन कोर्ट्स नहीं कर सकती है. सो ये हमारी टेरिटरी में नहीं आएगा ऑल्दो ये हमारे लैंड के ऊपर है. सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि टेरिटरी का मतलब सिर्फ फिजिकल बाउंड्री नहीं है बल्कि एक कंट्रोल बाउंड्री है. यानी जहाँ जहाँ भी इंडिया का कंट्रोल है जिस भी जगह पर वो सब हमारी टेरिटरी के अंदर आएंगी, या वो हमारी फिजिकल बाउंड्री में हो या फिर ना हो. सो अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर. एक्चुअली आर्टिकल 14 में जो मेन बातें कही गई हैं वो हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. हम बारी बारी से इन्हें हम समझते हैं कि ये क्या कहते हैं. सबसे पहले हम इक्वालिटी बिफोर लॉ को देखते हैं. इक्वालिटी बिफोर लॉ जैसा जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली आता है रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट से. रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को एक्चुअली सबसे पहले एडवर्ड कॉक ने इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन उन्हें डेवलप करने का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है एवी डाइसी को. एवी डाइसी एक लीगल फिलोसोफर थे इंग्लैंड के और उन्होंने अपने रूल ऑफ लॉ में कहा क्या, उन्होंने कहा कि
रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन, कानून सबसे ऊपर है एंड कानून के नीचे सब लोग हैं। उन्होंने कहा द किंग इज अंडर द लॉ एंड द गॉड, यानी एक जो किंग होता है वो भी लॉ के नीचे होता है, लॉ उसके ऊपर होती है। तो वो किंग जो है लॉ के ऊपर नहीं हो सकता है, लॉ किंग पर भी अप्लाई करती है, यानी किंग भी अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसके लिए भी लॉ सिमिलर होगी, लॉ उसके ऊपर होगी। सो उन्होंने इस रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट में एक्चुअली 3 मोर कॉन्सेप्ट्स दिए। वो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या थे? वो कॉन्सेप्ट्स थे सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और प्रिडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इनमें से इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में इंसर्ट कर लिया। सो हम देखते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहती है। नाउ इक्वालिटी बिफोर लॉ, नाम से ही ऐसा लगता है कि लॉ के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सभी लोग बराबर हैं। कानून किसी को ऊपर नीचे नहीं देखती, सबको बराबर देखती है। फॉर एग्जांपल ये जो लेडी जस्टिस की इमेज आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि ये अपने आँखों पर एक ब्लाइंड फोल्डेड पट्टी बांधे हुए हैं। अब पट्टी बांधे हुए वो अंधा कानून, अमिताभ बच्चन वाला अंधा कानून तो नहीं है। यहाँ पर पट्टी बांधने जैसे सिंबल का क्या मतलब है? लेडी जस्टिस अपनी आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी है ताकि ये उस बात का सिंबल है कि ये किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को नहीं देखती अपने जजमेंट को प्रोवाइड करते वक्त। फॉर एग्जांपल कि एक मान लेते हैं कि एक किंग है और एक लेमैन पर्सन है, एक नॉर्मल सा आदमी है। तो अगर एक किंग कोई ऑफेंस करता है और उसी सेम ऑफेंस को एक लेमैन पर्सन करता है, तो ये जो लेडी जस्टिस है वो अपनी जस्टिस देते वक्त इस डिस्क्रिमिनेशन को नहीं देखेंगी कि ये किंग है और ये एक लेमैन पर्सन है। दोनों को ही इक्वली ट्रीट किया जाएगा क्योंकि लॉ की नज़रों में दोनों ही बराबर है, दोनों ही सेम पेडेस्टल पर हैं। तो इन आँखों की पट्टी का यही जो है मीनिंग होता है। तो अब हम आते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पर। क्या कहता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ एक्चुअली देखने में सिमिलर तो लगता है, लेकिन ये सिमिलर कंसेप्ट एक्चुअली नहीं है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जहाँ पर इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए, वहीं पर इक्वालिटी बिफोर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके से हमें कानून को अप्लाई करना चाहिए ताकि उन लोगों पर एक सिमिलर इफ़ेक्ट हो। यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बात करता है लॉ के सिमिलर इफ़ेक्ट की, इक्वल इफ़ेक्ट की। फॉर एग्जाम्पल इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक कोई लेडी है एंड इस लेडी के 2 बेटे हैं। एक जो है वो फिज़िकली डिसेबल है, सपोज़ कर लेते हैं कि वो पैर से डिसेबल है, और एक जो है वो नॉर्मल है। तो अगर दोनों को ही ट्यूशन जाना हो, सपोज़ कर लेते हैं उनकी ट्यूशन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो उनकी ये जो लेडी है, ये जो उसकी मदर है, वो कहेंगी कि जाओ दोनों ही पैदल चले जाओ। तो ये नॉर्मल आदमी तो चला जाएगा आराम से 15 मिनट में, बट ये डिसेबल बच्चे को हो सकता है कि आधे घंटे लगे या उससे भी ज़्यादा लगे। तो क्या होगा, उनके इस डिसेबल बच्चे के क्लासेस मिस हो सकते हैं। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटी को एंजॉय नहीं कर सकता है जो इस नॉर्मल बच्चे ने की है। तो अगर हम इसे कह दें कि दोनों आप लोग पैदल ही चले जाओ, तो क्या ये इक्वालिटी होगी? ऑन द फेस तो ये लगेगा कि यस इक्वल तो है क्योंकि दोनों इक्वल ट्रीट किए जा रहे हैं, पर क्या ये जस्टिस होगा? क्या बिल्कुल जस्टिस नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिसेबल बच्चे को कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिससे कि वो टाइम पर अपने ट्यूशन को पहुंच पाए, जैसे कि कोई रिक्शा या फिर व्हील चेयर या फिर कुछ भी ऐसा जिससे कि इसका टाइम मैनेजमेंट हो पाए और ये भी इस नॉर्मल बच्चे की तरह इक्वल अपॉर्चुनिटी को एंजॉय कर पाए। तो हमने यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन तो किया, पर ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों किया? क्यों ये पॉजिटिव है? क्योंकि हम इसके थ्रू कुछ पॉजिटिव अचीव करना चाहते हैं। इस बच्चे के जो डिसेबल है उस बच्चे के लिए कुछ पॉजिटिव अचीव करना चाहते हैं। सो इसलिए ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहती है कि आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करो,
क्योंकि लॉ का जो है सेम इफ़ेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनकम टैक्स स्लैब्स होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं, आपने देखा होगा कि जिनके हाई इनकम होते हैं एनुअल, उन पर हाई इनकम टैक्स स्लैब्स रखे जाते हैं, और जिनके लो इनकम होते हैं वो लो इनकम टैक्स स्लैब्स में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के एनुअल इनकम 10 करोड़ है और किसी की एनुअल इनकम 1 लाख रुपए है, तो दोनों की का जो टैक्स इम्पोजिशन होगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों पर सेम इफ़ेक्ट क्रिएट किया जा सके उनके टैक्स को लेकर। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहती है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक। तो इक्वल इंसान को हम इक्वल ट्रीट करें और अनइक्वल इंसान को हम दूसरे तरीके से ऐसे लॉ अप्लाई करें ताकि उन पर भी, अनइक्वल पर्सन पर अनइक्वल इफ़ेक्ट ना हो बल्कि इक्वल लॉ इफ़ेक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे कंट्रीज़ में रिजर्वेशन जो दी जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ओबीसी, एसटी, एससीज इन या कोई भी माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दी जाती है। ऑफ कोर्स ये देखने में ऑन द फेस तो ऐसा लगता है जैसे ये डिस्क्रिमिनेशन है, बट ये डिस्क्रिमिनेशन किस लिए किया जा रहा है? ताकि हम जो है वो माइनॉरिटी एसटी, एससीज या ओबीसीज जो भी बैकवर्ड है उनको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके, लॉ का जो इम्पैक्ट है वो सेम हो सके। दैट इज़ वाई हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहती है कि लॉ का जो इम्पैक्ट है वो इक्वल होना चाहिए। सो ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब आते हैं इन दोनों के, एक्चुअली इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो अभी हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ में पढ़ा था कि लॉ के समक्ष सब बराबर है, तो ये कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेट ना करो, तो कुछ ना करने को कह रहा है। दैट इज़ वाई ये नेगेटिव अप्रोच है। वहीं पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करो। सो ये डिस्क्रिमिनेशन करने को कह रहा है, कुछ करने को कह रहा है। दैट इज़ वाई ये पॉजिटिव लॉ कॉन्सेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक्चुअली अमेरिका से आए हुए अमेरिका के 14th अमेंडमेंट से आया हुआ एक प्रोविज़न है, वेयर एज इक्वालिटी बिफोर लॉ इंग्लिश लॉ कॉन्सेप्ट है। सो आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पर जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो एक्चुअली स्टेट को ये एम्पावर करती है कि वो डिस्क्रिमिनेट करते वक्त, दो ग्रुप्स में डिस्क्रिमिनेट करते वक्त इंटेलिजिबल डिफरेंसिया करे और उस इंटेलिजिबल डिफरेंसिया में एक रैशनल नेक्सस हो। अभी क्या होता है इंटेलिजिबल डिफरेंसिया? अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था कि हमारी गवर्नमेंट हम एसटी, एससीज, ओबीसीज या अदर माइनॉरिटी को रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। तो ऑब्वियसली ऑन द फेस ये तो लगता है कि जनरल कैंडिडेट से या जनरल पीपल से डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, पर ये डिस्क्रिमिनेशन किस लिए हो रहा है? तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्योंकि माइनॉरिटीज़ को भी डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जा सके। तो इनमें से जो रैशनल नेक्सस जो है वह, यानी रैशनल नेक्सस मतलब जो हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि उन्हें डेवलपमेंट प्रोवाइड किया जा सके, और इंटेलिजिबल डिफरेंस यह है कि हम दो चीज़ों में किस बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने का बेसिस ये है कि एक जो है अंडर डेवलप है और दूसरा जो है डेवलप्ड है। तो ये है डिफरेंस या दो ग्रुप्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करने का तरीका। सो आई होप कि आपको ये इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जैसे कॉन्सेप्ट आपको बेटर क्लियर हुए होंगे। एंड स्टिल आपको अगर कोई डाउट एंड कोई क्वेरीज है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।